हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में और मेरा नाम है अनुभव स्वामी। और स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो क्लास 10th के चैप्टर लाइट से है, जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इससे पहले की वीडियो देखनी चाहिए, ताकि प्रीवियस टॉपिक्स आपके कवर हो सके, ताकि जो और इसके साथ साथ जो टॉपिक आज हम करा रहे हैं वो भी क्लियर हो सके। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिरर, ठीक है ना। और समझते हैं कि मिरर क्या होता है और लाइट की किस फिनोमिनन पर काम करता है। तो देखिए मिरर जो है एक हाईली पॉलिश्ड ग्लास कह सकते हैं हम। अगर हम कोई ग्लास का पीस ले और ग्लास के पीस के किसी एक साइड पर सिल्वर कलर्ड पॉलिश कर दें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर मेटल को यूज करके पॉलिश की जा रही है, सिल्वर कलर्ड पॉलिश कर दी जाए तो इस तरीके से जो ग्लास है वो एक मिरर की फॉर्म ले लेता है। किसकी फॉर्म ले लेता है? मिरर की फॉर्म ले लेता है। तो मिरर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ए हाईली पॉलिश्ड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ऐसा एक सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग हो। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इससे पहले वीडियो में हमने समझाया था। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो लाइट उस सरफेस पर टकराकर वापस लौट आती है। जैसे कि मिरर के केस में, तो मिरर में जो हमें इमेज दिखाई देती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। बात आपको समझ आई? तो हमने क्या बताया कि मिरर मीन्स क्या है? ए हाईली पॉलिश्ड, यानी जिसके एक सरफेस पर, ध्यान दें, अगर ग्लास के सिर्फ एक सरफेस पे पॉलिश करें, दूसरी तरफ पॉलिश नहीं करनी है, तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर कह देते हैं। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। वन सेकेंड। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड टाइप इज स्फेरिकल मिरर। अब देखिए समझ लेते हैं वन बाय वन कि जो प्लेन मिरर है वो किस तरीके का होता है। प्लेन मिरर को हम जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की और इधर हमने ये इस तरीके से ओब्लिक लाइन, स्मॉल लाइंस ड्रॉ की। तो ये जो सरफेस है, इस तरफ का जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। और इस तरफ का जो ये वाला सरफेस है, जहाँ पे कि लाइट ने इंसिडेंट होकर के वापस मुड़ जाना है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो इस तरीके से प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसका सरफेस प्लेन होता है, इस वजह से इसको प्लेन मिरर कह रहे हैं। दूसरी तरफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर्स एक होलो स्फेयर का पार्ट होते हैं। अगर हम एक होलो स्फेयर को कट कर दें, तो कट करके हम कुछ स्ट्रक्चर्स जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम पॉलिशिंग के बेस पर अलग अलग नाम दे देते हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का जो टाइप है वो हो गया कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम इनके जो सिंबल्स हैं उनको समझ ले, फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका पॉलिश्ड सरफेस जो है ये बल्क्ड सरफेस होता है। बल्क्ड सरफेस मतलब थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस जो होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉनकेव मिरर का, ये कंप्रेस्ड होता है, थोड़ा दबा हुआ होता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप अपने दिमाग में ये इल्यूशन ना बना लें कि जैसा हमने कॉनकेव मिरर को सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, कॉनकेव मिरर ऐसे ही होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉनकेव मिरर एक सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, जैसे कि हम प्लेन मिरर को देखते हैं, लेकिन अगर हम एक कॉनकेव मिरर को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे
तो हम पाएंगे कि जो कॉनकेव मिरर है ये यहाँ कहीं मिडिल में थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा, नीचे दबा हुआ होगा, और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ होगा, राइट। इसी तरीके से दूसरे तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट कॉनकेव मिरर के अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ये जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिधर पॉलिश की गई है मिरर में, ये दबा हुआ सरफेस होता है, ये बल्ग्ड सरफेस होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां पे लाइट ने इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होना है, वो वाला सरफेस, यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पॉलिश्ड सरफेस कैसा होता है, कंप्रेस्ड सरफेस होता है, थोड़ा दबा होता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ये बल्ग्ड सरफेस होता है, किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। यानी कि अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर को टच करके देखें तो हम पाएंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ग्ड होगा और पॉलिश्ड सरफेस थोड़ा कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर में पॉलिश्ड सरफेस जो है ये थोड़ा बल्ग्ड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये कंप्रेस्ड होगा, थोड़ा दबा हुआ होगा, राइट। तो इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके सिंबल्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तीसरे तरीके के कुछ मिरर्स होते हैं जिनको हम पैराबोलिक मिरर्स कहते हैं। इन पैराबोलिक मिरर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो कंप्रेशन है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होती है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है पैराबोलिक मिरर की, वो कर्वेचर जो है इसमें ज्यादा है, कर्व्ड सरफेस इसमें ज्यादा है। तो इस वजह से ये मिरर कैसा हो गया, पैराबोलिक मिरर हो गया। पैराबोलिक मिरर का ये वाला जो पार्ट है, बल्ग्ड जो सरफेस है, इसको हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और जो कंप्रेस्ड पार्ट है ये, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो ये बात आपको समझ आई। सबसे पहले क्या जरूरी है कि आपको इनकी सिंबल्स की आइडेंटिफिकेशन हो कि कॉनकेव मिरर का सिंबल कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का सिंबल कैसा होता है, पैराबोलिक मिरर का सिंबल किस तरीके का होता है। क्योंकि मोस्टली बुक्स में जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड पे जो है प्लेस करते हैं, इसी वजह से मैंने हर एक सिंबल में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट किया है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कॉनकेव मिरर के सिंबल को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दें, इस तरीके से, ये भी ठीक होगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव मिरर के सिंबल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि इसी स्ट्रक्चर को हमने ऐसे उल्टा करके बना दिया ऐसे, तो ये भी ठीक होगा। बट क्या कह रहा हूं मैं कि मोस्टली बुक्स में जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने लेफ्ट साइड रखते हैं, इसी वजह से हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को किधर लिया है, लेफ्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ पॉलिश्ड सरफेस, लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट की तरफ पॉलिश्ड सरफेस, लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट की तरफ पॉलिश्ड सरफेस। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को उधर रिप्लेस करना है जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो आप अपने दिमाग में ऐसा इल्यूशन मत बना लेना कि ये वाला सिंबल ठीक है और ये वाला सिंबल गलत है, दोनों ही सिंबल ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर के सिंबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी ठीक होगा, बट इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा इधर और पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा इधर। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का सिंबल भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से सिंबल को दिखाऊं, इस तरीके से, और यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस दिखाऊं, ये पॉलिश्ड, तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि ये कॉन्वेक्स मिरर का सिंबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के सिंबल को हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी पॉलिश्ड सरफेस लेफ्ट साइड आ गया और आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो राइट साइड में चला गया। तो हम जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सिंबल्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बुक्स में, मोस्टली बुक्स में हमें यह बताया जाता है कि कॉनकेव मिरर के सिंबल को इस तरीके से ड्रॉ करो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड रहे और पॉलिश्ड सरफेस राइट साइड रहे। उसके पीछे रीजन ये है कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सिंबल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये यहाँ तक बात आपको क्या हो गई, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर। अगर हम एक प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके की बनती है ये देखना चाहते हैं,
तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम को यूज करेंगे। एक रे डायग्राम के थ्रू हम इस चीज की अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे कि किस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के थ्रू बनती है। तो देखिए आइए इसको समझेंगे किस क्या है ये। देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को ड्रॉ किया, ठीक है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का रिफ्लेक्ट पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर का पॉलिश्ड सरफेस। और इधर ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्या प्लेस की है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत ही स्मॉल है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे ऐसे मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। या पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस तरीके से ये कोई लाइट रे है और ये लाइट रे यहां पॉइंट P पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट P पर, मिरर के पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रही है। तो यहां से ये रे जो है वापस अपने पाथ को ट्रेस कर देती है। ये रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, यानी कि जब भी कोई रे प्लेन मिरर के सरफेस पर इस तरीके से इंसिडेंट हो कि वो प्लेन मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के अपने पाथ को क्या कर लेती है? रिपीट कर देती है, रिट्रेस कर देती है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट जो है ये तो नॉन ल्यूमिनियस सोर्स है लाइट का, तो यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे इंसिडेंट हो गई? एक्चुअल में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट लाइट की प्रेजेंस में रखी होती है, ठीक है ना। लाइट की प्रेजेंस का मतलब है कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसकी प्रेजेंस में ये ऑब्जेक्ट रखी होगी। उस सोर्स से कुछ लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पे आकर के इंसिडेंट होगी, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो लाइट रेज प्लेन मिरर पे आकर के इंसिडेंट होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे जो है वो परपेंडिकुलरली एक प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होकर के वापस अपने पाथ को क्या कर रही है? ट्रेस कर रही है। अब एक दूसरी रे यहाँ पे इमेजिन करें कि ये एक दूसरी सेकंड रे है, और सेकंड रे जो है कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। यहाँ हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हमने समझाया हुआ है कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो प्लेन मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गई इंसिडेंट रे। हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल R। अब यहाँ स्टूडेंट्स को ये इल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलतफहमी ना हो कि यहाँ सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो ही रेज प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही होगी, ऐसा नहीं है। एक सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी से समझने के लिए ही हम रे डायग्राम्स का यूज करते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि कोई भी मिरर एक ऑब्जेक्ट की इमेज को किस तरीके से बनाता है। लॉजिकली और साइंटिफिकली हम इस बात को समझ सके। इसी वजह से हम रे डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ना रखने की बजाय यहाँ पे सिर्फ कुछ ही रेज इमेजिन करते हैं जो कि प्लेन मिरर पर कुछ खास रूल्स को फॉलो करते हुए इंसिडेंट हो रही होंगी। तो इस वजह से हमने ये फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिट्रेस किया इसने अपने पथ को, और ये सेकंड इंसिडेंट रे हो गई जिसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम देखें कि ये जो रे है और ये वाली जो रे है ये इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों रेज को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू बढ़ाएं तो हमें ऐसा महसूस होगा, ठीक है ना, ऐसा अपीयर होगा। रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पोलिस है, तो पोलिस को क्रॉस करके लाइट कैसे पीछे चली जाएगी? नहीं, बट हमको ऐसा अपीयर होगा, ऐसा महसूस होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेज
मिरर के पीछे जा रही हैं, ठीक है। तो मिरर के पीछे जा रही हैं, तो जहां पर ये हमको ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है, जिस पॉइंट पर ये मीट हो रही है वहां पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कैसा है, पॉइंट साइड है। तो ऑब्जेक्ट का अगर साइज पॉइंट साइड है तो इमेज भी कैसे साइज की होगी, पॉइंट साइड ही होगी, राइट। इसके अलावा जो यहाँ इमेज की नेचर है वो कैसी नेचर होगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्योंकि जब हमने आपको वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस बताया था तो कहा था कि जो वर्चुअल इमेज होती है वहां रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। इसी वजह से ये इमेज कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है, यानी सीधी होती है वो इमेज। अब क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है बहुत छोटी है, इस वजह से उस चीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि इमेज सीधी है। ये बात आपको समझ आई, ठीक है ना। कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अब ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर जो है ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, हमने जब रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में समझाया था तो बताया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। पहला क्या, कि मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होती है, इस डिस्टेंस को हमने कहा है पीओ। मिरर से वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही पीछे बनती है, उतना ही डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि पीओ इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। यानी कि अगर हमारे सामने कोई मिरर है और मिरर के सामने हम ऐसे खड़े हैं, तो जितना डिस्टेंस पर हम खड़े हैं उतना ही पीछे इमेज बनेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज इमेज का होगा। ऐसा नहीं है कि इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन जाएगी या ऑब्जेक्ट से छोटी बन जाएगी। प्लेन मिरर के लिए जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा कि प्लेन मिरर क्या होता है, इसके कौन से टाइप हैं और उनके सिंबल्स किस तरीके से होते हैं, कौन के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह, ये सब। ऐसा नहीं है कि इनके यूजेस नहीं है, यूजेस भी हैं, बट आगे आने वाले टॉपिक्स में हम आपको यूज भी बताएंगे, ठीक है ना। तो हम हर एक पॉइंट को चाहते हैं कि बहुत ही क्लियरली और आराम से समझे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हमने बताया कि प्लेन मिरर के सामने अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के थ्रू जो फाइनल इमेज है वो किस तरीके से बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उस इमेज की नेचर कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इसके अलावा उस इमेज का साइज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। वो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होती है। मिरर के बिहाइंड, मिरर से पीछे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है, यानी इसको हमने लिखा पीओ इज इक्वल टू पी आई। आई थिंक आपको यहां तक सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका साइज कुछ बड़ा हो, उस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ हो, तो तब उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनेगी, क्या उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी भी नेचर ऐसी ही होगी, क्या अगर हम कोई बड़ी ऑब्जेक्ट एक मिरर के सामने रखें उसके इमेज की साइज भी उतनी ही होगी। तो इसको भी हम एक रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सभी पॉइंट्स आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम
आगे के टॉपिक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज का फॉर्मेशन। कैसी ऑब्जेक्ट का? ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू? बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के थ्रू हम देखेंगे कि एक एक्सटेंडेड, एक बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो पहले की तरह ही यहाँ हम एक प्लेन मिरर का सिंबल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। और यहाँ कहीं ऐसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन मिरर के सामने एक हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गई, इस ऑब्जेक्ट को हम कह लेंगे ए बी, राइट। और जैसे कि मैंने रिपीट किया, ये हो गया प्लेन मिरर का पॉलिश्ड सरफेस। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको पॉलिश्ड सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करनी है। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही आपको ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये ए बी हो गई ऑब्जेक्ट। ए बी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद अब देखते हैं, देखिए हम इमेजिन करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इस ए बी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक रे जो है कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर के सरफेस पर 90 परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है। तो हमने इससे पहले डायग्राम में भी बताया कि जब भी कोई रे किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से प्लेन मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट रे है वो वापस अपने पाथ को क्या कर देगी? रिट्रेस कर देगी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? चलो सोचकर बताइए। आप बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर इस केस में जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल ये फर्स्ट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे थी, ये वापस जो है रिट्रेस कर गई अपने पथ को, यानी ये वापस क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से एक दूसरी रे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेन मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट हो जाती है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रे यहाँ से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। तो यहाँ ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन कैसे बिहेव करेगी? ये लाइन बिहेव करेगी नॉर्मल की तरह। नॉर्मल वो इमेजिनरी लाइन है जो प्लेन मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ एंगल क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच यहाँ पे एंगल क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई? ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम बोल देंगे ये पॉइंट हो गया M, ये पॉइंट हो गया N। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी के जो ए पॉइंट से ये रेज जा रही हैं, ये रेज
रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है। तो ये दोनों रे, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये कहीं मीट करेगी लेफ्ट साइड में? नहीं। तो लेकिन अगर हम राइट साइड की डायरेक्शन में इन दोनों रेज को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये जो रे है इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में हम बढ़ाएं, ऐसे ऐसे, और ये वाली जो रे है इसको हम कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ नॉर्मल के प्लेस पर भी बी पॉइंट से, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल ना लिख करके अगर हम ये इमेजिन कर लें कि ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट से एक रे जो है वो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो ये वाली रे भी क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट होकर के अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो अगर इस रे को भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, ये हमने डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस को पास करके कोई भी लाइट नहीं जा सकती, तो सिर्फ ऐसा हम मान रहे हैं कि ये रेज को पीछे बढ़ाने पर ये कुछ इस तरीके से मीट कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हम पाएंगे कि ए पॉइंट से जो रेज जा रही हैं उनकी इमेज बन गई ए डैश पर, और बी पॉइंट से जो रेज आ रही है उनकी इमेज बन गई बी डैश पर। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अलग पॉइंट से भी कुछ रेज पास होंगी, तो डायग्राम को सिंपल बनाए रखने के लिए हमने उन रेज को नहीं शो किया है। तो ऑब्जेक्ट के अलग पार्ट से भी रेज पास होंगी जिनकी इमेज यहाँ पीछे बन जाएगी। बट ये कैसी इमेज होगी, तो ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, यानी कि ये इमेज जो है जो हम देख रहे हैं ये इमेज सीधी है। और वर्चुअल का मतलब ये है कि यहाँ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि शायद मिरर के पीछे लाइट जाकर मीट कर रही है। इस वजह से इस इमेज को हम क्या कह रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कह रहे हैं, यानी ये आभासी इमेज है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही साइज ऑफ इमेज है, यानी कि यहाँ पे भी ये बात हम लिख दें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, राइट, समझ आया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। दूसरी बात हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखी हो, जितनी डिस्टेंस पर हो, उतना ही पीछे इमेज बनेगी। यानी कि यहाँ हमने इस पॉइंट को कहा है एन बी डैश, तो यहाँ पर एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी डैश के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही पीछे, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ये कहाँ पे इसकी पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। लेकिन यहाँ पे हमें कोई रियलिटी में इमेज नहीं मिलती है, इसी वजह से हम इस इमेज को क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जहां पर रेज एक्चुअल में नहीं मिलती, हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज पीछे कहीं मिरर के मिल रही है, सिर्फ हमें लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसी वजह से इन इमेज को हम क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। तो अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन हमें शो करना हो तो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसको नोट कर लें। ओके, नोट किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो है मिरर और पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होती है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमने समझा। मिरर के टाइप्स को हमने समझा, सिंबल्स को हमने समझा, और प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो किस तरीके की इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है,
कहाँ पर वो इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर वो इमेज बनती है। साइज कैसा होता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने समझी। तो इन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं साथ साथ आपको बोल भी रहा हूँ कि जो भी मैं लिखूं उसको आप नोटबुक में जरूर नोट करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।